केशव, तुम्हारी सास को कोई ढंग के कपड़े भी नहीं है, हमारे रिश्ते की भी तो इज्जत है। रत्नावली रायचंद की आवाज़ बांद्रा के उस महंगे रेस्टोरेंट में गूंज रही थी। मेरी सूती साड़ी की तरफ देखते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। मैं चुपचाप बैठी थी, अपनी चाय का कप पकड़े हुए, पर उन्हें क्या पता था कि जिसे वे गरीब समझ रही थी वो उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर थी। मेरा नाम तारमती भोसले है, उम्र 56 साल, मुंबई के अंधेरी ईस्ट के मारोल इलाके में एक छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में रहती हूँ। 12 साल पहले मेरे पति मोहन गुजर गए थे। 3 साल की लंबी बीमारी के बाद किडनी फेल हो गई थी उनकी। मैं 44 की थी तब अकेले ही बेटी निशा को पाला। लोग समझते हैं कि मैं घर पर कपड़े सिलती हूँ, किसी तरह गुजारा करती हूँ, पर सच कुछ और है। एक सच जो मेरी बेटी भी नहीं जानती। पर यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मैं पहली बार अपनी होने वाली दामाद केशव के परिवार से मिली थी। उस दिन मैंने तय किया था कि मैं बिल्कुल वैसे ही दिखूंगी जैसे वे मुझे देखना चाहते हैं, एक गरीब सीधी साधी बेसहारा माँ। और फिर सही समय पर सच सामने आएगा। अगर आप हमारी कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको ऐसी कहानियाँ कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मैं आपको बताती हूँ कि यह सब कैसे शुरू हुआ। निशा और केशव की शादी तय हो चुकी थी, प्रेम विवाह था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। केशव अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा, संस्कारी, पर उसकी माँ रत्नावली रायचंद बांद्रा वेस्ट के पाली हिल इलाके में रहती थी। 4 कमरे का बड़ा फ्लैट। उनके पति महेंद्र रायचंद के इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम थे। पैसा बहुत था उनके पास, और घमंड उससे भी ज़्यादा। पहली मुलाकात के लिए निशा ने कहा, मम्मा आप अच्छी साड़ी पहन लेना, पापा के परिवार वाले बहुत मॉडर्न है। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी अलमारी में बनारसी साड़ियाँ थी, कांचीवरम सिल्क थी, डिजाइनर चीज़ें थी, पर मैंने एक सादी सूती साड़ी पहनी, बिना जरी के, बिना काम की। चंपल भी साधारण, बाल भी बस एक साधारण जूड़ा। निशा ने देखा तो बोली, मम्मा कुछ और अच्छा पहन लेती। मैंने कहा, बेटा मेरे पास यह ठीक है। जब हम उस दिन बांद्रा पहुँचे तो रत्नावली का घर देखकर निशा की आंखें चमक गई। लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर पहुँचे। दरवाज़ा खुला तो सामने रत्नावली खड़ी थी। डिजाइनर साड़ी, हीरे के झुमके, गले में मोतियों की माला। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में वह भाव था, जानते हैं ना आप, जब कोई किसी को छोटा समझता है तो कैसी नज़र से देखता है। आइए आइए, उन्होंने कहा, पर आवाज़ में वह गर्म जैसी नहीं थी। हम अंदर गए। घर बहुत बड़ा था, महंगा फर्नीचर, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, सब कुछ दिखाने के लिए सजा हुआ। महेंद्र रायचंद सोफे पर बैठे थे। उन्होंने भी वैसे ही मुझे देखा। चाय आई आई महंगे कप में, रत्नावली बोली, तो आप अकेले ही रहती है, बहुत मुश्किल होता होगा ना। उनकी आवाज़ में हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ दिखावा था। हाँ, मैंने धीरे से कहा, पति गुजर गए 12 साल पहले। बस मैं और निशा किसी तरह गुजारा चल रहा है। और क्या करती है आप? महेंद्र ने पूछा। घर पर थोड़ा सिलाई का काम कर लेती हूँ, मैंने जवाब दिया। झूठ नहीं था बिल्कुल। सिलाई में करती थी, पर सिर्फ अपने कपड़ों की। पर उन्हें जो समझना था समझने दिया। रत्नावली और महेंद्र ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं समझ गई। उन्हें लगा कि मैं गरीब हूँ, बेसहारा हूँ। केशव शर्मिंदा सा दिख रहा था। निशा असहज थी, पर मैं शांत थी, बहुत शांत, क्योंकि मुझे पता था कि सच तो अभी आना बाकी है। बातचीत चली, शादी की तारीख तय हुई। रत्नावली ने कहा, हम लोग सब इंतजाम कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। आपकी हालत देखकर लगता नहीं कि उन्होंने बात बीच में छोड़ दी, पर मतलब साफ था। मैं मुस्कुरा दी, बस मुस्कुरा दी। जब हम निकले तो लिफ्ट में निशा ने कहा, मम्मा आपने उनसे बात क्यों नहीं दिया कि आप क्या करती है? बेटा सही समय पर सब पता चल जाएगा, मैंने कहा। उस रात घर पहुंचकर मैं अपने छोटे से होम ऑफिस में बैठी। दीवार पर मोहन की फ़ोटो थी। मैंने उनसे कहा, देखा, शुरुआत हो गई, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे सामने बिजनेस के रजिस्टर रखे थे, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा, 12 साल की मेहनत,
40 से ज़्यादा हॉस्पिटल और क्लिनिक मेरे क्लाइंट थे। हर महीने 5 लाख की आमदनी पर यह बात सिर्फ मैं और मेरी बिजनेस पार्टनर उर्वशी फंड में जानती थी। सगाई की तैयारियां शुरू हो गई। एक दिन रत्नावली ने फ़ोन किया। सुनिए, सगाई के लिए आप क्या सोच रही है? जो आप कहे। मैंने कहा, देखिए, मैं समझती हूँ आपकी हालत, तो बेहतर होगा अगर छोटा सा फंक्शन रख ले। घर पर ही ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। उनकी आवाज़ में वही घमंड था। ठीक है, मैंने शांति से कहा। निशा को बुरा लगा। मम्मा, आपने मना क्यों नहीं किया? मैं चाहती हूँ कि बेटा, शादी में खुशी होनी चाहिए, दिखावा नहीं। और तेरी सासू माँ जो चाहती है वही होगा। मैंने समझाया। सगाई का दिन आया। रायचंद्र के घर पर ही फंक्शन था। कुछ रिश्तेदार आए। सब बहुत अमीर दिख रहे थे। मैं फिर से सादी साड़ी में थी। निशा के लिए मैंने एक सुंदर लहंगा खरीदा था, पर अपने लिए कुछ खास नहीं। रत्नावली ने देखा तो बोली, अरे, आपने अपने लिए कुछ नया नहीं लिया? बस यही ठीक था। मैंने कहा, गहने की बात आई। रत्नावली ने कहा, देखिए, निशा को सोने का गहने तो चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो तो हम खरीद देंगे, बाद में आराम से दे देना। मेरे अंदर गुस्सा आया, पर चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। नहीं, निशा के गहने मैं खुद ले आऊँगी, मैंने शांति से कहा। रत्नावली ने फिर से वही तिरछी मुस्कान दी। ठीक है, पर आप जानती हैं ना कि आजकल सोने के दाम कितने हैं? जी पता है। बस इतना ही कहा मैंने। अगले हफ्ते मैं सीधी झावेरी बाजार गई। उर्वशी मेरे साथ थी। हमने निशा के लिए पूरा सेट खरीदा। हार, कंगन, झुमके, मांग टीका, सूट सोना, हाथ पर 5 लाख का फेस पेमेंट किया। बिल अपने नाम से बनवाया, पर यह बात किसी को नहीं बताई। सगाई के दिन जब निशा गहने पहन कर आई तो सब चौंक गए। रत्नावली के चेहरे का रंग उड़ गया। महेंद्र ने पूछा, वाह, बहुत सुंदर गहने हैं, कहाँ से लिए? झावेरी बाजार से, मैंने सीधा जवाब दिया। रत्नावली ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में सवाल था। मैं मुस्कुरा रही थी, अंदर ही अंदर, क्योंकि यह तो बस शुरुआत थी, पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। शादी की तैयारियां चल रही थी और रत्नावली के तीर भी लगातार चल रहे थे। हर मुलाकात में वे कुछ ना कुछ जरूर कहती थी। छोटी छोटी बातें पर हर बातें में जहर भरा हुआ। एक दिन शादी की प्लानिंग के लिए मैं फिर से उनके घर गई। निशा भी थी। रत्नावली ने कहा, देखिए, हॉल तो हम बुक कर देंगे, पर खाने का इंतजाम छोटा रखना पड़ेगा। आप समझती हैं ना, आपकी तरफ से ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे? जी, मैंने सिर हिलाया। और हाँ, बारात भी ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, सीधा साधा फंक्शन रखेंगे। क्योंकि उन्होंने रुक कर मेरी तरफ देखा। क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी माली हालत। मम्मा, निशा ने बीच में रोका। उसकी आंखों में आंसू थे, शर्मिंदगी के। पर मैंने निशा को संभाला। नहीं बेटा, रत्नावली जी सही कह रही है। जो उचित है वही होगा। महेंद्र वहीं बैठे थे। बोले, और देखिए, शादी के खर्च में हम थोड़ी मदद कर देंगे, आप परेशान मत होइए। मदद उन्हें लगता था कि मुझे उनकी मदद चाहिए। मैंने चुपचाप सुना, मन में नोट किया। हर बात, हर शब्द खल लौटते हुए निशा रो रही थी। मम्मा, मुझे शर्म आती है। वे लोग आपको इतना छोटा क्यों समझते हैं? मैंने उसे गले लगाया। बेटा, लोग जो समझना चाहते हैं समझने दो। सच तो वक्त पर सामने आ ही जाता है। पर मम्मा, मुझे नहीं पता था कि तुझे नहीं चाहिए था पता। मैं चाहती थी कि तू सही इंसान से शादी करे, प्रेम के लिए, पैसे के लिए नहीं। अब देख, तूने केशव को चुना क्योंकि तू उसे प्यार करती है। अगर तुझे पता होता कि मेरे पास पैसा है तो शायद तेरा फैसला। नहीं मम्मा, निशा ने काटा। मैं केशव से प्यार करती हूँ, पैसे से नहीं। बस यही तो मैं चाहती थी सुनना। मैं मुस्कुराई। और अब जो भी होगा सही समय पर होगा। उस रात मैं अपने गोदाम में थी। कुर्ला का इलाका मेरा फार्मास्यूटिकल वेयर हाउस। उर्वशी वहाँ थी। हमारे 12 कर्मचारी थे। सुबह 6 बजे की डिलीवरी की तैयारी चल रही थी। तारा, तू उन लोगों को बताएगी कब? उर्वशी ने पूछा। जब सही समय होगा, मैंने कहा। अभी तो और खेल बाकी है, पर वे लोग तेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। होने दे, जितना वे मुझे नीचे गिराएंगे उतना ही ऊंचा मेरा उठना होगा। मैंने समझाया। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, तैयारियां चल रही थी।
एक दिन रत्नावली ने फिर फ़ोन किया। सुनिए, शादी के बाद निशा और केशव को एक फ्लैट चाहिए ना। हमने सोचा कि हम एक छोटा सा फ्लैट ढूंढ देंगे। अंधेरी या मलाड में आपकी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके तो बता देना। कंट्रीब्यूशन में हंसी अंदर ही अंदर जी देखती हूँ। और हाँ, निशा को समझा देना कि शादी के बाद एक्सपेंसिव सामान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। केशव की सैलरी अच्छी है, पर फिर भी जी मैं समझ गई। मैंने फ़ोन रख दिया। निशा को मैंने कुछ नहीं बताया। और अगले दिन मैं अपने वकील मनोज कुलकर्णी से मिली। मनोज, मुझे पवई में एक अच्छा 3 कमरे का फ्लैट चाहिए। जल्दी बजट उन्होंने पूछा। 2 से 2.5 करोड़। मैंने कहा 2 हफ्ते में फ्लैट मिल गया। हीरा नंदानी में 3 बेडरूम पूरी तरह फर्निश्ड 2 करोड़ 40 लाख का मैंने पूरा पेमेंट कैश और बैंक ट्रांसफ़र से कर दिया। रजिस्ट्री निशा के नाम से करवाई, सिर्फ निशा के नाम, कोई ज्वाइंट ओनरशिप नहीं। सारे कागजात मनोज के पास रखवा दिए। तारा, तू यह कर क्या रही है? उर्वशी ने पूछा था। जब मैंने उसे बताया, बस एक सरप्राइज दे रही हूँ उन लोगों को जो मुझे गरीब समझते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। शादी का दिन आया। सब कुछ रत्नावली की मर्जी से हुआ। छोटा सा फंक्शन, एक सभागार में, खाना भी साधारण, बारात भी छोटी, पर निशा खुश थी। केशव अच्छा लड़का था। उसे अपनी माँ की हरकतों से शर्म आती थी, पर वह कुछ कह नहीं पाता था। शादी के दिन एक बार फिर रत्नावली ने अपने रिश्तेदारों से कहा, देखो, लड़की की माँ अकेली है। बेचारी ने बड़ी मुश्किल से इतना इंतजाम किया होगा। यह बातें मेरे कानों में तक पहुँची रही थी। मैं मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि असली खेल तो अभी बाकी है। शादी हो गई। केशव और निशा का नया जीवन शुरू हुआ। रत्नावली ने उन्हें अपने घर में ही एक कमरा दे दिया था, जब तक तुम्हारा अपना फ्लैट नहीं मिल जाता, उन्होंने कहा था। पर हर दिन हर बात में वे निशा को एहसास दिलाती थी कि वो उन पर बोझ है। 1 महीना बीता गया। निशा परेशान रहने लगी। एक दिन उसने फ़ोन किया। मम्मा, मैं वापस आना चाहती हूँ। यहाँ बेटा, शादी में सब्र चाहिए, थोड़ा समय दे। मैंने समझाया, और अंदर से मेरा खून खोल रहा था। मेरी बेटी को तकलीफ हो रही थी। और फिर वह दिन आया। शादी के 2 महीने बाद रत्नावली ने एक डिनर पार्टी रखी। अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, मुझे भी बुलाया। आइए, फैमिली डिनर है। मैंने सोचा, चलो अच्छा है, सही समय आ गया है। उस शाम में तैयार हुई। इस बार मैंने एक सुंदर कांचीवरम साड़ी पहनी, सोने के गहने पहने, ठीक से तैयार होकर गई। उर्वशी मेरे साथ थी। मनोज कुलकर्णी भी, सारे कागजात एक फाइल में। जब मैं पहुंची तो रत्नावली का घर रोशनी से जगमगा रहा था। बहुत सारे लोग थे, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी। मुझे देखकर रत्नावली चौंकी। मैंने साड़ी देखकर, गहने देखकर, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान दी। खाना शुरू हुआ। बातचीत चल रही थी। तभी रत्नावली ने जोर से कहा, अरे सब लोग सुनो, मैं बताना चाहती हूँ कि हमने केशव और निशा के लिए एक छोटा सा फ्लैट देखा है। अंधेरी में, एक बेडरूम, बस 35-40 लाख का। हम लोग मिलकर खरीद देंगे। क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ देखा। क्योंकि निशा की माँ अकेली है, उनसे तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। उनकी निगाहों में हमदर्दी थी, या शायद तरस। निशा की आंखें भर आई। केशव शर्मिंदा था। महेंद्र ने भी सिर हिलाया। हाँ, हम समझते हैं। इन दिनों मुंबई में प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। मैं चुपचाप सुन रही थी, बस सुन रही थी। एक घूंट पानी पिया, फिर धीरे से बोली, रत्नावली जी, मुझे लगता है कि आप गलतफहमी में हैं। गलतफहमी? वे हंसी। कैसी गलतफहमी? यह कि मैं गरीब हूँ, मैंने शांति से कहा। सबकी निगाह मुझ पर थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रत्नावली के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। मतलब? मैंने मनोज को इशारा किया। उन्होंने फाइल मेज पर रखी। मतलब यह, मैंने फाइल खोली, कि केशव और निशा के लिए फ्लैट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही उन्हें एक फ्लैट दे चुकी हूँ। क्या? रत्नावली उठ खड़ी हुई। मैंने प्रॉपर्टी के कागजात निकाले। पवई में, हीरानंदानी में 3 बेडरूम, पूरी तरह फर्निश्ड, रजिस्ट्री निशा के नाम है। सिर्फ निशा के नाम। निशा की आंखें फटी रह गई। मम्मा, हाँ बेटा,
यह तेरा घर है, शादी का तोहफा मेरी तरफ से। मैंने कागजात उसके हाथ में दिए। केशव ने कागजात देखे। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यह तो 2 करोड़ से ज़्यादा का, 2 करोड़ 40 लाख का पूरा पेमेंट हो चुका है। कोई लोन नहीं, मैंने पूरा किया। रत्नावली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। महेंद्र भी स्तब्ध थे। सारे रिश्तेदार चौंक गए थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूर रहे थे। मैंने दूसरी फाइल निकाली, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने यह पैसा कहाँ से लाया, तो यह देखिए, मैंने अपने बिजनेस के कागजात निकाले। मेरा फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस 12 साल से चल रहा है। मुंबई के 40 से ज़्यादा हॉस्पिटल और क्लिनिक हमारे क्लाइंट है। कुरमा में हमारा गोदाम है। 12 कर्मचारी है। मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाले। हर महीने औसतन 5 लाख की आमदनी। यह देखिए, पिछले साल का टर्नओवर 56 लाख। रत्नावली को कुर्सी पकड़नी पड़ी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। महेंद्र बोले, पर आप तो मैं तो क्या महेंद्र जी, मैंने शांति से पूछा, आप क्या सोचते थे कि मैं गरीब हूँ, कि मुझे आपकी मदद चाहिए, कि मेरी बेटी किसी तरह आपके घर में रह रही है? मैंने अपनी प्रॉपर्टी के कागजात निकाले। मेरा अंधेरी ईस्ट में अपना 2 कमरे का फ्लैट थे। कोई लोन नहीं। कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख। और यह देखिए, मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट 85 लाख। मेरा बिजनेस इसेट 1 करोड़ 30 लाख का है। सारे कागजात मैंने मेज पर रख दिए। तो बताइए रत्नावली जी, अब भी आपको लगता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए? रत्नावली कुछ नहीं बोल पाई। उनका मुंह खुला रह गया। सारे रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, अरे तो यह इतनी अमीर है, हमें तो लगा रत्नावली के कितनी बार इनकी बेइज्जती की थी। मैंने रत्नावली की तरफ सीधा देखा। आप जानती है मैंने यह सब छुपाया क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि निशा प्रेम के लिए शादी करे, पैसे के लिए नहीं। और मैं यह देखना चाहती थी कि आप लोग असल में कैसे हैं। जब आपको लगा कि सामने वाला गरीब है, तो आपने कैसा बर्ताव किया? मैंने एक घूंट पानी पिया। हर मुलाकात में आपने मुझे नीचा दिखाया, मेरे कपड़ों पर टिप्पणी की, मेरी माली हालत पर सवाल उठाए, मेरी बेटी को ऐसा दिलाया कि वह आप पर बोझ है, और आज आप फिर से सबके सामने मुझे छोटा दिखाना चाह रही थी। रत्नावली की आंखों में आंसू आ गए। शर्मक केशव ने कहा, माँ, आपने गलत किया। महेंद्र बोले, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। पर मैंने हाथ उठाया। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? मैं तो आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आपने मुझे दिखा दिया कि इंसान की असलियत पैसे से नहीं, बल्कि उसके बर्ताव से पता चलती है। आपके पास पैसा है, बड़ा घर है, शोरूम है, पर संस्कार? मैंने निशा को गले लगाया। बेटा, तेरा अपना घर है अब, जा खुश रह। केशव अच्छा लड़का है, बस इतना याद रखना, पैसा जरूरी है जिंदगी में, पर इज्जत, संस्कार और किसी को छोटा ना समझना, यह सब उससे भी ज़्यादा जरूरी है। उर्वशी मुस्कुरा रही थी। मनोज ने भी सिर हिलाया। मैंने रत्नावली की तरफ आखिरी बार देखा। और हाँ, अगर आप सोच रही है कि मैं महेंद्र जी के 300 रूम खरीद सकती हूँ, तो शायद आप सही सोच रही है, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पैसे से इज्जत नहीं खरीदती। मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ। मैं मुड़ी और चलने लगी। सारे लोग चुप थे। निशा रो रही थी, खुशी के आंसू। केशव ने मेरे पैर छुए। माफ़ कीजिए, मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ। बेटा, तू अच्छा है। बस अपनी माँ को सिखा कि हर किसी को छोटा समझना गलत है। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। जब मैं घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। मैं अपने छोटे से पूजा घर में बैठी दिया जलाया, मोहन की फ़ोटो के सामने देखा। आज मैंने अपनी बेटी को उसका हक दिला दिया, और उन्हें लोगों की दिखा दिया कि औरत कभी कमज़ोर नहीं होती, बस मौका चाहिए। अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल गया। रत्नावली ने मुझसे माफ़ी मांगी, रोते हुए। मुझे नहीं पता था, मैंने बहुत गलत किया, पर माफ़ी से क्या होता है? जो बीत गया वह बीत गया। हाँ, उन्होंने अपना रवैया बदल दिया। अब वे निशा के साथ अच्छे से बात करती है, केशव के साथ भी। महेंद्र ने मुझे अपने बिजनेस में निवेश की पेशकश की। अगर आप चाहें तो हम साथ में कुछ कर सकते हैं, पर मैंने मना कर दिया। नहीं, मेरा बिजनेस मेरी मेहनत से बना है, मैं उसे यूं ही चलाऊंगी।
पड़ोस में खबर फैल गई, अरे अंधेरी वाली तारामती भोसले वह तो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है, लोग अब मुझे इज्जत से देखते हैं। पर मैं वैसी ही हूँ, वही सूती साड़ी, वही सादा जीवन, क्योंकि पैसा होने से इंसान बदलना नहीं चाहिए। निशा और केशव अब अपने पवई वाले फ्लैट में रहते हैं, खुश है। निशा अब समझ गई है कि मैंने उसे क्या सिखाया। मम्मा, अगर मुझे पहले पता होता तो शायद तू किसी और से शादी करती, पैसे वाले से। पर क्या वह तुझे खुश रख पाता? मैंने पूछा। नहीं, केशव मुझे प्यार करता है, पैसे से नहीं। वो मुस्कुराई। बस यही तो मैं चाहती थी। मैंने कहा, आज मैं मुंबई में रहती हूँ, अंधेरी ईस्ट के अपने छोटे से फ्लैट में। सुबह उठती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर गोदाम जाती हूँ, बिजनेस चलाती हूँ, शाम को निशा से मिलने पवई जाती हूँ। कभी कभी वह मेरे पास आती है, हम साथ में खाना बनाते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ, आप कहाँ से हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शायद आपके शहर की भी कोई कहानी सुना दूँ किसी दिन। रत्नावली अब कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती। उन्हें याद है वह शाम, वो शर्मिंदगी। उनके सारे रिश्तेदारों को पता चल गया था कि उन्होंने कैसी गलती की। अब जब भी कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार उन्हें देखता है तो याद दिलाता है, अरे आपने तो उस फार्मास्यूटिकल वाली को बहुत नीचा दिखाया था ना। और यह बात सिर्फ रत्नावली तक सीमित नहीं रही, उनके सोसाइटी में, उनके सर्कल में सब जगह बात फैल गई। देखा कैसे उन्होंने एक गरीब औरत समझकर उसकी बेइज्जती की, और फिर पता चला कि वह तो उनसे भी ज़्यादा अमीर है। महेंद्र के बिजनेस पर भी असर पड़ा। कुछ लोगों ने उनके शोरूम से सामान लेना बंद कर दिया। जिन लोगों में संस्कार नहीं, उनके यहाँ से क्या खरीदना। उन्हें एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत भी जरूरी है। धीरे धीरे बातें शांत हुई, पर रत्नावली का घमंड टूट चुका था। अब वे किसी को भी छोटा नहीं समझती, ड्राइवर से भी इज्जत से बात करती है, काम वाली बाई को भी सम्मान से बुलाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिखावा सब कुछ नहीं होता। इंसान की असलियत उसके बर्ताव से पता चलती है। मेरे बिजनेस को भी फायदा हुआ। जब लोगों को पता चला कि मैं एक सफल बिजनेस वूमन हूँ, तो और हॉस्पिटल और क्लिनिक मुझसे जुड़े। आज मेरा टर्नओवर 70 लाख से ऊपर पहुँच चुका है। उर्वशी और मैं मिलकर बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं। अब हमें पुणे भी एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। पर सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि निशा अब खुश है। उसे अपनी माँ पर गर्व है। वो अपनी दोस्तों को बताती है, मेरी मम्मा ने अकेले ही सब कुछ बनाया, कोई सहारा नहीं था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। केशव भी बदल गया है। अब वो अपनी माँ से कहता है, माँ ताराती मम्मी से सीखो कैसे इंसान को होना चाहिए। रत्नावली चुप रहती है, क्या बोले। उन्हें खुद एहसास है अपनी गलती का। आज जब मैं अपने बेडरूम में बैठी हूँ, पुरानी फोटो एल्बम देखते हुए, तो मोहन की तस्वीर पर नजर जाती है। तुम होते तो कितनी खुशी होती। हमारी बेटी की अपनी जिंदगी है, उसका अपना घर है, और मैंने वह कर दिखाया जो तुम चाहते थे। निशा को मजबूत बनाया। इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली बात, कभी भी किसी को उसकी सूरत, कपड़े या दिखावे से मत आंको। असली इंसान अंदर से होता है। दूसरी बात, औरत कभी कमजोर नहीं होती, उसे बस मौका चाहिए, सहारा चाहिए। तीसरी बात, पैसा जरूरी है, पर संस्कार उससे भी ज़्यादा। और सबसे अहम बात, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने रूबरू यकीन होना चाहिए। मैंने 12 साल पहले जब अपना बिजनेस शुरू किया था, तो लोग हंसते थे, अकेली औरत क्या करेगी। पर मैंने नहीं सुना। मैंने अपने मेहनत से सब कुछ बनाया। अब मेरी उम्र 56 साल है, पर मैं थकी नहीं हूँ। अभी और काम करना है, और बच्चों को, खास करके बेटियों को यह सिखाना है कि तुम भी कुछ भी कर सकती हो। बस अपने ऊपर भरोसा रखो। रत्नावली आज भी कभी कभी फ़ोन करती है, सुनिए आप कैसे हैं। अब उनकी आवाज़ में वह घमंड नहीं है, शायद शर्म है। मैं सामान्य तरीके से बात करती हूँ, क्योंकि मैं बदला लेने नहीं निकली हूँ। मैं बस अपनी बेटी को उसका हक दिलाना चाहती थी, और वह मुझे मिल गया।
महेंद्र कभी कभी मिलते हैं तो कहते हैं आप बहुत समझदार हैं, हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। मैं मुस्कुरा देती हूँ। जिंदगी में सीखना कभी नहीं रुकता, उम्र चाहे कोई भी हो। आज मैं अपनी छोटी सी बालकनी में बैठी हूँ, चाय का कप हाथ में, सूरज डूब रहा है, मुंबई की चमकती रोशनी दिख रही है। मेरा छोटा सा फ्लैट, मेरी सादी जिंदगी, पर मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने वह हासिल किया जो चाहती थी। इज्जत, अपनी बेटी का सम्मान और सबसे बड़ी बात अपने आप पर गर्व। कभी कभी सोचती हूँ अगर मैंने पहले दिन से ही अपनी सच्चाई बता दी होती तो क्या होता। शायद रत्नावली मुझसे अच्छे से पेश आती, शायद निशा को वह तकलीफ नहीं होती। पर फिर सोचती हूँ नहीं, यह जरूरी था कि मैं देखूं कि लोग असल में कैसे हैं, और ज़रूरी था कि निशा समझे कि मैं प्रेम पैसे से नहीं दिल से होता है। मेरा बिजनेस चलता रहेगा, मैं और उर्वशी मिलकर इसे बड़ा करेंगे। अब हमारे 15 कर्मचारी हो गए हैं और 50 से ज़्यादा क्लाइंट। पर मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैं कहाँ से आई हूँ। वो दिन जब मोहन की मौत के बाद मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ इच्छा थी कि अपनी बेटी को अच्छी ज़िंदगी दूँ। और आज जब मैं निशा को देखती हूँ, उसकी मुस्कान देखती हूँ, तो लगता है कि हाँ, मैंने सही किया। मेरी मेहनत रंग लाई, मेरा धैर्य काम आया, और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी बेटी को यह सिखाया कि इज्जत पैसे से नहीं, संस्कार से मिलती है। रत्नावली को शायद उम्र याद रहेगी वो शाम जब उन्होंने मुझे छोटा समझा, और फिर जब सच सामने आया। पर मैं उन्हें कोसती नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो दिखावे से इंसान को परखते हैं, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ मिलती रहे। और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। शेयर करना ना भूलें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अगली कहानी जल्दी ही आ रही है। धन्यवाद।